इट इज डिफरेंस फ्रॉम प्रिसीजन, तो प्रिसीजन से बिल्कुल अलग रहता है। मीनिंग ऑफ कॉक्लियर मैग्नम, तो वन फुल, तो चार ऑप्शन है, वन डेजर्ट, स्पूनफुल, वन टेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्रो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड वेइंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी क्वेरीज या फिर आपकी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स या फिर आपका वेरियस क्विजेज, मॉक टेस्ट, ये सब यहाँ पर आपको इस ऐप के जरिए मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट जो कि pharmacyindia.co.in है, इसको विजिट कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर्स। इसके अलावा आप हमारे साथ डेली अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को चैनल्स को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रहें इन फार्मा वर्ल्ड। इसके अलावा आप हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मेन चैनल है फार्मेसी इंडिया, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस है, वो सब मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको आपके ये चैनल बी फार्म से रिलेटेड सारे सेमेस्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डमी पेपर्स हैं, वो सब आपको इधर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा फार्मेसी इंडिया जॉब्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फार्मा रिलेटेड जॉब्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप इन चैनल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा अपडेट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं आज का, जो हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंट्रोडक्शन टू लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड वेइंग मेथोडोलॉजी से रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, which piece of laboratory equipment can be used to store chemicals for long period of time? तो लंबे समय तक चीजों को स्टोर करने के लिए, केमिकल्स को स्टोर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट हम लोग प्रेफर करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ब्यूरेट, इवेपोरेटिंग डिश, बीकर या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। इनमें से एक से कोई ज्यादा ऑप्शन है, तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज बीकर। बीकर हमारा मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट है लैबोरेटरी केमिकल्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। बीकर क्या है? एक सिंपल सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है विद अ फ्लैट बॉटम एंड अ लिप फॉर पोरिंग। तो होता क्या है इसमें? इट इज जस्ट लाइक दैट। तो बीकर हमारा फ्लैट सरफेस है और यहाँ पर क्या होता है? लिप होता है फॉर पोरिंग। While primarily used for stirring, mixing and heating liquids, तो सबसे प्राइमरी काम क्या होता है इसके अंदर? हम स्टरिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं लिक्विड्स की, मिक्सिंग कर सकते हैं। लेकिन बीकर्स हमारे क्या हैं? ऑल्सो जनरल स्टोरेज ऑफ केमिकल्स के लिए भी क्या होते हैं? बहुत सुटेबल होते हैं। ब्यूरेट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्यूरेट्स आर फॉर डिस्पेंसिंग प्रिसाइज वॉल्यूम, तो प्रिसाइज वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ब्यूरेट्स हमारे यूज होते हैं। एंड इवेपोरेटिंग डिश किसके लिए यूज होती है? फॉर इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स को इवेपोरेट करने के लिए यूज होती हैं। नीदर इज डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो ब्यूरेट और हमारा इवेपोरेटिंग डिश के अंदर हम स्टोरेज नहीं कर सकते। तो उन चारों ऑप्शंस में से हमारा सबसे सुटेबल आंसर रहेगा बीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज। तो सिंपली यहाँ पर एक्यूरेसी की डेफिनेशन पूछिए कि व्हाट इज एक्यूरेसी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, a measure of how often an experimental value can be repeated, that means किसी एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यू कितनी बार ज्यादा आ रही है तो उसको एक्यूरेसी बोलेंगे, या फिर द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू और जो मेजर की है हमने वैल्यू, उन दोनों के बीच जो क्लोजनेस है उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज्ड इन अ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करी है क्या उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। या फिर ऑप्शन डी बोल रहे हैं नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी आंसर
नहीं होगा। तो यहां हम लोग इसको रिमाइंड करें तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन मेनली हमारी क्या होती है? एक्यूरेसी की डेफिनेशन होती है द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द रियल वैल्यू। दैट मींस ऑप्शन बी हमारा आंसर रहने वाला है। तो इन मेजरमेंट एंड वेइंग एक्यूरेसी इज अ critical concept that defines the degree of conformity of a measured quantity to its actual or true value. That means actual और true value से हमारी जो measured value है वो कितनी close आ रही है, वही क्या होता है? accuracy होती है। ज्यादा close आ रही है real value से हमारी measured value, that means वो ज्यादा accurate होने वाली है। It is different from प्रिसीजन। तो प्रिसीजन से बिल्कुल अलग रहता है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच हमेशा एक डिफरेंस रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो एक्यूरेसी क्या होगी हमारी? एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। दैट इज ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू, वो हमारा एक्यूरेसी बताता है। एग्जांपल, वेइंग 10 ग्राम स्टैंडर्ड वेट एंड गेटिंग 10.01 ग्राम इज हाईली एक्यूरेट। तो क्या हुआ? 10 ग्राम स्टैंडर्ड वेट को क्या करा हमने? वे करा और हमारा मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है? 10.01 ग्राम। तो क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हो गई, क्योंकि ये हमारी रियल वैल्यू से कोई बहुत ज्यादा क्लोज आ रही है। प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं, हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। तो बार बार मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 मेजरमेंट की रीडिंग ली है, तो वो चारों एक दूसरे से कितना क्लोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्रिसीजन बोलेंगे। तो वेइंग द सेम 10 ग्राम वेट 3 टाइम्स, तो क्या किया? इसी 10 ग्राम वेट को हमने 3 टाइम वे करा और हमारे पास तीनों बार क्या क्या वैल्यू आई? 10.25 ग्राम, 10.26 ग्राम एंड 10.25 ग्राम। तो यहां पर क्या है? 10.25 क्या है? ज्यादा हाईली प्रिसाइज होगा। क्यों? क्योंकि 10.25 इन तीनों वैल्यू में से क्या है? सबसे ज्यादा क्लोज है 10 ग्राम के, यानी कि हमारी रियल वैल्यू के। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? सबसे ज्यादा नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। सबसे एक्यूरेट क्या होगा? 10.01 ग्राम। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ क्लास ए प्रेस्क्रिप्शन बैलेंस रेटिंग, अ बैलेंस मस्ट हैव अ सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट इक्वल टू और लेस देन। तो ये पूछ रहे हैं क्लास ए प्रेस्क्रिप्शन बैलेंस रेटिंग के अनुसार अ बैलेंस मस्ट हैव अ सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट। तो बैलेंस के अंदर कितनी सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? किसके बराबर या फिर इससे कम? तो यहां पर ऑप्शंस है 2 mg, 6 mg, 10 mg और 30 mg। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 6 mg। तो क्लास ए प्रेस्क्रिप्शन बैलेंस रेटिंग के अनुसार जो हमारा बैलेंस होता है उसकी सेंसिटिविटी 6 mg या उससे कम रहनी चाहिए। A class A prescription balance is a specific type of टॉर्जन बैलेंस। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉर्जन बैलेंस है जो कि फार्मेसीज के अंदर क्या होता है? फार्मेसीज के अंदर यूज किया जाता है। द सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट, दैट इज एसआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, इज द स्मॉलेस्ट वेट दैट कॉजेज अ नोटिसेबल चेंज इन द बैलेंस पॉइंटर। तो क्या है ये सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट? वो स्मॉलेस्ट वेट है जो क्या कर दे? मेरे बैलेंस के अंदर क्या कर दे? एकदम से नोटिसेबल चेंज कॉज करते। फॉर अ बैलेंस टू बी रेटेड एज क्लास ए, तो किसी भी बैलेंस को अगर मैं क्लास ए बोलूं तो इट्स सेंसिटिविटी मस्ट बी 6 mg और लेस। तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? 6 mg या उससे कम होनी चाहिए। दैट मींस उस पर क्या हो, अगर 6 mg का भी वेट रखूं तो वहां पर क्या आ जाए? वो वेट शो करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उस पर 6 mg वेट रख रहे हैं तो उसके अंदर कोई वेट नहीं आ रहा, तो हम उसको फिर क्लास ए का बैलेंस नहीं बोल सकते। तो उसके लिए उसके अंदर 6 mg या उससे कम की सेंसिटिविटी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज कॉल्ड एज। तो ये बोल रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो क्या कर दे? एक पार्ट ऑफ बेस को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, आइसोटोनिसिटी, प्रूफ स्पिरिट या फिर एलिगेशन। तो यहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, आइसोटोनिसिटी, प्रूफ स्पिरिट या फिर एलिगेशन। इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा रहने वाला है? तो यहां पर क्या पूछा है? सेम मेनली वो क्वांटिटी पूछी है जो ड्रग की जो डिस्प्लेस कर रही है दूसरे वन पार्ट ऑफ बेस को। तो सिंपली यहां पर क्या है हमारा? दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। नाम से ही समझ आ रहा है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है कहां पर?
प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो सपोजिटरीज के लिए यूज होता है, सपोजिटरीज की प्रिपरेशन के लिए व्हेन अ सॉलिड ड्रग इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फैटी बेस लाइक कोकोआ बटर। तो कोई सॉलिड ड्रग जब हम किसी फैटी बेस यानी कि कोकोआ बटर के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यूज होती है। क्या रेफर करती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ अ ड्रग। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ अ ड्रग जो क्या कर रही है, दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ द सपोजिटरी बेस, जो सपोजिटरी के वन पार्ट बाय वेट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। दिस कैलकुलेशन इज एसेंशियल टू एंश्योर द फाइनल सपोजिटरी। तो फाइनल सपोजिटरी की कैलकुलेशन के लिए एसेंशियल होता है ये एज द करेक्ट ड्रग कंसंट्रेशन एंड वेट। तो हमारी फाइनल सपोजिटरी के अंदर अगर करेक्ट कंसंट्रेशन और वेट मुझे चाहिए तो मेरे को क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर हमारा जो सपोजिटरी का फाइनल ड्रग कंसंट्रेशन एंड वेट है वो एक्यूरेट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्लास इज द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर मल्टी डोज वायल्स एंड एम्पूल्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा टाइप ऑफ ग्लास क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल रहने वाला है हमारा मल्टी डोज वायल्स और एम्पूल्स की स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन है न्यूट्रल ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, एम्बर कलर ग्लास या फिर सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है, यहां हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यूट्रल ग्लास। तो न्यूट्रल ग्लास को हम लोग टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल ग्लास बिकॉज इट इज न्यूट्रल, इज हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल इंटरैक्शन एंड थर्मल शॉक। तो क्योंकि न्यूट्रल है तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी केमिकल इंटरैक्शन नहीं होगा, कोई केमिकल इंटरैक्शन नहीं करता ये बोरोसिलिकेट का ग्लास, और ना ही इस पर कोई थर्मल शॉक का जल्दी से प्रभाव पड़ता है। काफी हीट को क्या कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है। इट हैज वेरी लो लेवल ऑफ लीचेबल एल्कली। तो इससे बहुत ना कि बराबर एल्कली क्या होती है, लीच होती है। अदरवाइज जो ग्लास होता है उससे एल्कली लीच होती है जो नॉर्मल ग्लास होता है, बट बोरोसिलिकेट ग्लास यानी कि टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास से कोई एल्कली लीच नहीं होती, ना कि बराबर एल्कली लीच होती है, which prevents it from altering the pH और composition of the पेरेंटल प्रिपरेशन। तो यानी कि जो पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास के अंदर रख रखी है उसकी पीएच और कंपोजिशन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि इससे कोई एल्कली लीच नहीं हो रही। दिस मेक्स इट द आइडियल चॉइस फॉर मल्टी डोज वायल्स एंड एम्पूल्स। तो इसी वजह से क्या है, ये इसी वजह से सबसे बढ़िया है हमारा मल्टी डोज वायल्स और एम्पूल्स के अंदर पेरेंटल ड्रग को स्टोर करने के लिए टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डस्टिंग पाउडर्स विच टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग। तो डस्टिंग पाउडर्स के लिए कौन सा टाइप ऑफ कंटेनर हम लोग पैकिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिप पैकिंग, शिफ्टेड टॉप कंटेनर्स, ड्रॉपर बॉटल्स या फिर कोलैप्सिबल ट्यूब्स। तो इसमें से हमारा क्या सुटेबल हो जाएगा, सबसे सुटेबल होता है हमारा शिफ्टेड टॉप कंटेनर। तो यहां पर शिफ्टेड टॉप कंटेनर्स हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। तो डस्टिंग पाउडर्स क्या है, आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एंड नीड टू बी अप्लाइड इवनली ओवर अ लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डस्टिंग पाउडर्स को, इस तरह से डिजाइन होते हैं। शिफ्टेड टॉप कंटेनर्स सिमिलर टू अ सॉल्ट शेकर। जो सॉल्ट शेकर होता है दैट मींस जो नमक जिसके अंदर स्टोर करते हैं, नमक जिससे डालते हैं, उस कंटेनर की तरह हमारा शिफ्टेड टॉप कंटेनर होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, परफोरेटेड टॉप होता है। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं। दैट मींस इसका टॉप कैसा होगा, इसका टॉप परफोरेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिफ्ट होती है। तो इसके जरिए क्या है, इसके जरिए जो पाउडर है वो इजीली क्या हो सकता है, वो इजीली स्प्रिंकल किया जा सकता है किसी भी लार्ज एरिया के ऊपर। दैट मींस शिफ्टेड टॉप कंटेनर सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर स्टोरेज ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉय सिस्टम। तो कौन से सिस्टम को हम लोग ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, अवोइडोपोइस सिस्टम या फिर एपोथिकेरिस सिस्टम। तो यहाँ पर 4 सिस्टम्स दे रखे हैं, पूछा है इनमें से कौन से सिस्टम को हम लोग ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ट्रॉय सिस्टम हमारा हमेशा एपोथिकेरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं। तो हमारा जो एपोथिकेरी सिस्टम है वो हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द
ट्रॉय सिस्टम। तो ट्रॉय सिस्टम को हम लोग एपोथेकेरी सिस्टम बोलते हैं, या फिर वाइस वर्सा बोल सकते हैं। एपोथेकेरी सिस्टम को हम लोग ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। तो एपोथेकेरी सिस्टम क्या है? हिस्टोरिकल सिस्टम है वेट्स का। तो पुराना हिस्टोरिकल सिस्टम है वेट्स और मेजरमेंट का, जो कि उस टाइम पर फिजिशियंस और एपोथेकेरीज यूज करते थे फॉर मेडिकल रेसिपीज। उस टाइम पर मेडिकल रेसिपीज बोला जाता था। द ट्रॉय वेट सिस्टम यूज्ड फॉर प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रीशियस मेटल्स के लिए यूज किया जाता था। शेयर्स द सेम यूनिट ऑफ द ग्रेन। तो ग्रेन वाली सेम यूनिट यहाँ पर भी इस्तेमाल होती थी। द एपोथेकेरी सिस्टम इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ट्रॉय सिस्टम। तो एपोथेकेरी सिस्टम क्या है? ट्रॉय सिस्टम का ही एक डेरिवेटिव है। तो ट्रॉय सिस्टम को क्या था? जो प्रीशियस मेटल्स, दैट मींस जो गोल्ड या और प्रीशियस सिल्वर मेटल होते हैं, उनकी वेइंग के लिए यूज करा जाता था। तो उसी का डेरिवेटिव हमारा एपोथेकेरी सिस्टम है। तो क्या है ये हमारा जो मेडिकल रेसिपीज के लिए फिजिशियंस और एपोथेकेरीज यूज करते थे पुराने टाइम पर, वो इस सिस्टम को यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्यूरेसी इन वेइंग एंड मेजरमेंट इज एसेंशियल। तो एक्यूरेसी क्या है? वेइंग और मेजरमेंट में एसेंशियल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो 1 LB इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन। तो 1 LB कितने ग्रेन के बराबर होता है? तो इट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना 1 LB कितनी ग्रेन के बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 7000 ग्रेन। 1 LB इज इक्वल्स टू 7000 ग्रेन्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यू मस्ट नो अबाउट दैट। हालांकि ये सिस्टम्स अब यूज नहीं होते, बट फिर भी इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो 1 LB इज इक्वल्स टू 7000 ग्रेन। तो दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द अवॉइडेबल सिस्टम। यहाँ अवॉइडेबल सिस्टम की बात हो रही है, which is the standard system of weights used for most commercial goods। तो most commercial goods को मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम है वेइंग का। इन दिस सिस्टम देयर आर 7000 ग्रेन्स इन 1 अवॉइडेबल पाउंड, जिसको हम LB भी बोलते हैं। तो एक अवॉइडेबल पाउंड में कितने ग्रेन्स होते हैं? 7000 ग्रेन्स होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज दिस विद द एपोथेकेरीज पाउंड। तो इसको एपोथेकेरीज पाउंड से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें 5760 ग्रेन्स होते हैं। तो एपोथेकेरीज के एक पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। बट यहाँ अवॉइडेबल सिस्टम के एक पाउंड के अंदर, अवॉइडेबल पाउंड के अंदर LB के अंदर कितना होता है? 7000 ग्रेन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाउंड विल इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स इन द एपोथेकेरी एंड अवॉइडेबल सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो ये पूछ रहे हैं एक पाउंड जो है वो इक्वल कितने ग्राम्स के इक्वल होगा इन द एपोथेकेरी एंड अवॉइडेबल सिस्टम। तो एपोथेकेरी में पूछ रहे हैं और अवॉइडेबल सिस्टम में भी पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या कर रखा है? इधर 4 ऑप्शंस हमको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारा। ऑप्शन ए 454 या 373, सेकंड ऑप्शन 373 या 454, ऑप्शन सी है 490 और 353, एंड ऑप्शन डी दे रखा है 370 एंड 480। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? इधर कैलकुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं कह सकते, इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन कि एक पाउंड को पूछा है कितने ग्राम के बराबर है एपोथेकेरी और अवॉइडेबल सिस्टम में। तो यहाँ पर याद रखना है, एक पाउंड जो होता है वो एपोथेकेरी सिस्टम के हिसाब से 373 एंड अवॉइडेबल सिस्टम के हिसाब से 454 के क्या होता है? 454 के इक्वल होता है। तो ये याद रखना है। तो दिस हाईलाइट द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन टू मेन हिस्टोरिकल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है? दो, यानी कि एपोथेकेरी सिस्टम एंड अवॉइडेबल सिस्टम के बीच क्या है? इन लोगों ने डिफरेंस हाईलाइट कर रखा है। तो एपोथेकेरी सिस्टम में एक पाउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? 373 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। ऑन द अदर हैंड अवॉइडेबल सिस्टम के अंदर एक पाउंड हमारा 454 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो ये आपको मेमोराइज करना है फॉर एपोथेकेरी सिस्टम एंड अवॉइडेबल सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द लैटिन टर्म कॉक्लियर मैग्नम मीन। तो लैटिन टर्म कॉक्लियर मैग्नम का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉक्लियर मैग्नम। तो 1 डेजर्ट स्पूनफुल या फिर 1 टेबल स्पूनफुल, 1 टीस्पूनफुल या फिर 1 कप स्पूनफुल। तो 4 ऑप्शंस है, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टेबल स्पूनफुल, 1 टीस्पूनफुल या फिर 1 कप स्पूनफुल। क्या मतलब होगा लैटिन टर्म कॉक्लियर मैग्नम का? तो यहां पर लैटिन टर्म कॉक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पूनफुल। तो 1 टेबल स्पूनफुल क्या है हमारा? लैटिन में इसको क्या बोलते हैं?
कॉकलियर मैग्नम बोलते हैं। दिस इज अ कॉमन लैटिन टर्म फाउंड इन ओल्डर प्रिस्क्रिप्शंस। तो पुराने प्रेस्क्रिप्शंस के अंदर ये कॉमन टर्म है। अंडरस्टैंडिंग दीज हाउस होल्ड मेजर्स इज अ पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग मेथोडोलॉजी। तो इन टर्म्स की भी हमको नॉलेज होनी चाहिए, ये भी हमारा डिस्पेंसिंग मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है। कॉकलियर मैग्नम ट्रांसलेट्स टू अ टेबल स्पूनफुल। तो एक टेबल स्पूनफुल मतलब होता है हमारा किसका, कॉकलियर मैग्नम का, जो कि किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 ml के बराबर होता है। तो 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल्स टू 15 ml याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गया 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल्स टू, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि 1 टेबल स्पूनफुल किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 4 ml, 8 ml, 15 ml या फिर 20 ml। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 15 ml, जो हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल्स टू 15 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टी स्पूनफुल इज इक्वल्स टू। अब टेबल स्पूनफुल नहीं पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि 1 टी स्पूनफुल कितने ml के इक्वल होता है। ऑप्शंस है 4 ml, 8 ml, 3 ml या फिर 6 ml। तो ये हमारा होता है 4 ml। दैट इज 1 टी स्पूनफुल टेबल स्पूनफुल से काफी छोटा होता है, ये 4 ml के इक्विवेलेंट रहता है। नेक्स्ट 1 क्वार्ट इज इक्वल्स टू। तो नेक्स्ट ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 1 क्वार्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो हमारा जो 1 क्वार्ट होता है इट इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो 1 क्वार्ट इज इक्वल्स टू कितना, 1000 ml। तो इसको याद रखना है, ठीक है। 1 क्वार्ट इज द यूनिट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इन द इंपीरियल सिस्टम। तो क्वार्ट क्या है, इंपीरियल सिस्टम के अंदर लिक्विड वॉल्यूम का यूनिट होता है। 1 क्वार्ट किसके इक्वल है, 2 पॉइंट्स एंड इट्स मैट्रिक इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली 946 ml। तो इसकी मैट्रिक इक्विवेलेंट होती कितनी है, वैसे तो 946 ml होती है, बट इसको राउंड ऑफ करके हम 1000 ml बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो उन चार ऑप्शन में सबसे जो क्लोजेस्ट था 946 ml का, वो हमारा 1000 ml था। तो अगर 946 ml ऑप्शन में स्पेसिफिकली दे रखा होता तो फिर तो ये आंसर होता, बट राउंड ऑफ करके सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1000 ml, इस वजह से 1000 ml इज द आंसर। नेक्स्ट ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 पिंट इज इक्वल्स टू। तो ये पूछ रहे हैं कि एक पिंट किसके बराबर होता है, 1000 ml, 500 ml, 200 ml या फिर 100 ml। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 1 पिंट हमारा 500 ml के क्या होता है, 1 पिंट इज इक्वल्स टू 500 ml। तो पिंट क्या है, कॉमन यूनिट है वॉल्यूम का। तो पिंट भी कॉमन यूनिट है वॉल्यूम का। इसका मैट्रिक इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 473 ml के, जो कि हमारा किसके इक्विवेलेंट है, राउंड ऑफ करके 500 ml होता है फार्मास्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब पूछ रहे हैं 1 गैलन इज इक्वल्स टू, एक गैलन किसके इक्वल होता है। तो यहां पर याद रखना है 1 गैलन इज इक्वल्स टू हमेशा कितना, 160 फ्लूइड आउंस। तो हमेशा 1 गैलन हमारा 160 फ्लूइड आउंस के क्या होता है, इक्वल होता है। अ गैलन इज अ लार्ज यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द यूएस कस्टमरी सिस्टम। तो यूएस कस्टमरी सिस्टम के हिसाब से 1 गैलन क्या है, लार्ज यूनिट है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम के लिए, लार्ज वॉल्यूम को मेजर करने के लिए गैलन यूज करते हैं। तो 1 गैलन इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 क्वार्ट, 8 पिंट्स और 160 फ्लूइड आउंस। तो एक गैलन किसके इक्वल है, 4 क्वार्ट्स या फिर 8 पिंट या फिर 160 फ्लूइड आउंस के इक्वल होता है 1 गैलन। इट इज अ लार्ज यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन यूएस कस्टमरी। नेक्स्ट, what quantities of 95% weight volume by volume and 45% volume by volume alcohols are to be mixed to make 800 ml of 65% volume by volume alcohol। तो यहाँ पर हमारा एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन आ गया है। इन्होंने पूछा है कि कितनी क्वांटिटी लगेंगी 95% और 45% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल की, क्या करने के लिए कि जब इनको मिक्स करा जाए तो हम क्या बना दे, 800 ml 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल बना दे। तो यहाँ पर ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, लेकिन इन ऑप्शंस को पढ़ने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड हमारा फॉलो होने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है, वो हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के। तो यहां से मतलब क्या निकलता है कि 0.9 ग्राम NaCl होता है किसके अंदर, इन 100 ml ऑफ वाटर। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि 30 ml में कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है, यूनिटरी मेथड से
0.9 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 100 ml से, और कितना ml ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए अपना 30 ml के लिए। तो 30 ml के लिए चाहिए, तो इसको क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 0.27 ग्राम। तो 0.27 ग्राम मुझे क्या चाहिए, NaCl लगेगा 30 ml की सॉल्यूशन को क्या करने के लिए, आइसोटोनिक बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमको ड्रग कितना चाहिए क्या करने के लिए, 2% आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर 30 ml। तो यहां पर क्या है, 2% ड्रग सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2% ड्रग सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट मींस 2 ग्राम ड्रग है किसके अंदर, इन 100 ml। तो 100 ml में 2 ग्राम ड्रग है, तो इसको 30 ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सिंपली यहां भी यूनिटरी मेथड फॉलो हो जाएगा, दैट मींस 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास 0.6 ग्राम, दैट मींस 0.6 ग्राम क्या चाहिए, 0.6 ग्राम हमको चाहिए ड्रग 30 ml को आइसोटोनिक बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमको फाइंड आउट करना है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस अमाउंट ऑफ ड्रग को मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट मींस 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.20। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0.12 ग्राम। तो 0.12 ग्राम क्या होगा, 0.12 ग्राम इधर सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा, तो NaCl इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना ग्राम हमको सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो कितना ग्राम चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो चाहिए था 30 ml को आइसोटोनिक बनाने के लिए, उसमें से सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, जो हमने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर देंगे, दैट मींस 0.27 से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपना 0.12 ग्राम, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 0.15 ग्राम। तो 0.15 ग्राम हमारा क्या है, इतना NaCl मुझे चाहिए क्या बनाने के लिए, 30 ml 2% आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना NaCl हमको चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज 0.15 हमारा क्या हो जाएगा, 0.15 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैंडलिंग ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, तो प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, या फिर कलेक्शन एंड वेइंग मटेरियल्स, या फिर कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, या फिर ये सारी ऑल ऑफ द अबव। तो हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो दैट मींस ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड इज, तो यहां पर पूछ रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी, दैट मींस एक जिंक ऑक्साइड कितना जिंक ऑक्साइड क्या कर सकता है, एक पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस यानी कि हमारा कोकोआ बटर जैसे कि उसको रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 5। तो दिस इज अ स्पेसिफिक नोन वैल्यू यूज्ड इन कंपाउंडिंग मेथोडोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 5 होती है, दैट मींस 5 ग्राम जिंक ऑक्साइड क्या कर सकता है, 1 ग्राम फैटी सपोजिटरी बेस जैसे कि कोकोआ बटर इसको रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें से कौन सा हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल रहने वाला है, आपके ऑप्शन है लिक्विफैक्शन, एरर इन डोजेज फॉर्म, ड्रग इंटरैक्शन, या फिर एल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां पर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, दैट मींस जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करे जाएंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। दैट मींस यहां पर लिक्विफैक्शन का मतलब है कि क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो लिक्विफैक्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, विजिबल चेंज आते हैं कब, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं विदाउट अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने अपना हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से डिस्कस करे हैं। आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड वेइंग मेथोडोलॉजीज। तो इसके हमने आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके साथ साथ आपके आने वाले और दिनों के अंदर हम
फर्दर इस सब्जेक्ट के अंदर और फर्दर टॉपिक्स को क्या करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया प्रो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।